एक बार फिर इस पर चर्चा शुरू हो गई है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पिछले चुनाव में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे और तब से महज 4 बार अमेठी पहुंचे हैं। तो ऐसे में क्या वाकई में राहुल गांधी को अमेठी एक्सेप्ट करेगी कि या नहीं करेगी, ये तमाम ऐसे सवाल है। दूसरी अगर सीट की बात करें तो रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। तो प्रियंका गांधी को रायबरेली में क्या रिस्पॉन्स मिलने वाला है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कई वरिष्ठ पत्रकार हैं। जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि प्रियंका और राहुल अमेठी और रायबरेली वापसी करेंगे, क्या कांग्रेस का भविष्य इन 2 सीटों से उत्तर प्रदेश में सुधर सकता है? देखिए, ये 2 सीटें तो कांग्रेस के लिए आज से नहीं कितने दशकों से अपनी एक परंपरागत स्ट्रांग होल्ड के तौर पर रही हैं। और ये माना जाता था कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस कहीं जीते ना जीते, यहाँ तो ज़रूर जीतेगी। वहाँ के लोगों ने भी लगातार समर्थन दिया है पार्टी का, और इन दोनों जो परिवार के सदस्य यहाँ से खड़े हुए हैं उनका। लेकिन पिछले कुछ सालों में मुझे लगता है ये समर्थन कुछ दरकता हुआ, कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। और पिछली जैसे राहुल गांधी चुनाव हारे और वायनाड ना पहुंचे होते तो मुश्किल हो जाती उनके लिए। तो इस बार अगर राहुल गांधी दोबारा अमेठी आते हैं तो उनकी एब्सेंस जो पिछले 5 साल वहाँ पे रही है उसको तो मेकअप करना ही होगा। और दूसरा, उन्हें अमेठी के लोगों से फिर एक जुड़ाव पैदा करना पड़ेगा कि हैं यहीं के लोगों के प्रति समर्पित हैं, जैसे कई सालों में नहीं दिखा। तो उनके लिए मुश्किल वहाँ होती है। हाँ, रायबरेली कि वहाँ की जनता ने सोनिया गांधी का साथ दिया है, हर चुनाव जीत के हैं लोकसभा। तो अगर वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं, जैसा कि बिल्कुल स्पष्ट है, तो उनकी जगह पर अगर प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ती हैं तो उन्हें भी वो समर्थन मिल सकता है। क्योंकि वहाँ के लोगों में देखा गया है कि समर्थन में, वोट शेयर में कमी भले ही आए, लेकिन उनका एक सपोर्ट और एक इमोशनल सपोर्ट सेंटिमेंटल कारणों से वो परिवार के सदस्यों के प्रति है। तो अमेठी में स्थिति थोड़ी सी मुश्किल लगती है, लेकिन रायबरेली में ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस अपनी सीट बचा ले जाने में सफल हो। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी हैं। सवाल ये है, आप तो आप बगल की सीट से ही आते हैं, आपका जनपद बगल में है। अमेठी और रायबरेली की जिस तरह की तस्वीर देखने को पिछले कुछ सालों में मिली, राहुल गांधी अगर अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो क्या परिस्थिति दिखने वाली है अगले 5 साल में, और प्रियंका अगर रायबरेली जाती हैं तो? देखिए, पहले बात कर लें। अमेठी 98 में कांग्रेस हार गई थी, वहाँ बीजेपी जीती थी। 99 में सोनिया जी वहाँ आई और उनके इलेक्शन कैंपेन को प्रियंका गांधी ने संभाला था 99 में, और एक बहुत ज़बरदस्त विजय हासिल की सोनिया गांधी ने। उस समय अटल जी का लीडरशिप था, एनडीए बहुत मजबूत था, लेकिन फिर भी अमेठी सोनिया जी जीती और बहुत अच्छे वोटों से जीती, 3 लाख से ज़्यादा वोटों से जीती थी। उसके बाद राहुल जी आए 2004 से, फिर वो 14 तक जीतते हैं, 19 में हार जाते हैं। हारने का कारण भी इंटरनल था, जो उनका मैनेजमेंट था वो बहुत पुअर था, गलत लोगों के हाथ में वहाँ का चुनाव कैंपेन था, तो चुनाव हार गए। अभी जो हालात हैं, मुझे नहीं लगता कि राहुल जी वहाँ चुनाव लड़ने के लिए सीरियस हैं, क्योंकि ना उनका अभी कार्यालय एक्टिव हुआ है, ना वहाँ के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको कोई निर्देश आया है, ना बूथ कमेटियों का रिन्यूअल हुआ है। और जब ये न्याय यात्रा लेके वहाँ गए थे तब भी इन्होंने कोई चर्चा चुनाव लड़ने की नहीं की। तो आप एक ऐसा इलाका जो आपका परिवार रहा हो, आपका घर रहा हो, वहाँ आप बताएं ही ना कि हमें क्या करना है, तो लोग बहुत ही परेशान हैं वहाँ के कांग्रेसी कि राहुल या गांधी परिवार का कोई चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। सब तरह तरह के सवाल पूछते रहते हैं, लेकिन इन्होंने कोई संकेत नहीं दिया। अभी तक कोई संकेत नहीं है सिवाय इसके कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि राहुल वहाँ से लड़ेंगे, लेकिन ग्राउंड पे कोई काम वहाँ नहीं हो रहा है। तो अगर राहुल सीरियस हैं चुनाव लड़ने के लिए तो उनको ग्राउंड पे वर्क करना पड़ेगा। उनके सामने चैलेंजेस बहुत हैं, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के वहाँ के रूलिंग जो समाजवादी पार्टी के सिटिंग जो विधायक हैं गौरीगंज के, वो भाजपा के साथ उन्होंने वोट किया राज्यसभा में। और जो अमेठी की सपा की जो विधायक हैं महाराजी प्रजापति, तो वो एब्सेंट रहीं, वो भी एक तरीके से सपोर्ट रहा बीजेपी का। तो बीजेपी ने अपने को लगातार धीरे धीरे करके वहाँ ग्राउंड पे अपने को मजबूत किया है। कांग्रेस की एक्टिविटी वहाँ अभी उस तरह से नहीं है, यात्रा को छोड़ दिया जाए। अब आइए आप रायबरेली तो फिरोज गांधी के ज़माने से परिवार की है, फिर इंदिरा जी लड़ती हैं, फिर सोनिया जी लड़ती हैं। और रायबरेली में भी प्रियंका गांधी ने बहुत ही मेहनत किया है उस सीट को लेकर, लेकिन वहाँ पे थोड़ी गतिविधियाँ अच्छी हैं। वहाँ पे जो कांग्रेस की टीम है वो काम कर रही है, न्याय पंचायत स्तर पर उन लोगों ने काम किया है।
हालांकि न्याय यात्रा में कोई घोषणा नहीं हुई कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। अब चुनाव की अधिसूचना आने वाली है, तब अगर इनकी भी चुनाव लड़ने की डेट आती है या चुनाव लड़ने का अनाउंसमेंट आता है, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत मुश्किलें पेश आने वाली है, जो तैयारी करने का वक्त नहीं है। और चुनाव आज के ज़माने में जब बीजेपी चुनाव लड़ती है तो कॉर्पोरेट बम्बिंग करती है, मल्टी लेयर फंक्शन करती है वो चुनाव लड़ने के लिए। वो सारी चीज़ों को ये कैसे उसका काउंटर कर पाएंगे? अभी जो इनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको किस तरीके से करेंगे, तमाम काम इनके पेंडिंग है। और अगर वो सारे काम पूरे होते हैं और अभी ये संकेत दिया जाता कि ये चुनाव लड़ेंगी, या जब सोनिया जी की चिट्ठी आई थी उस चिट्ठी में अगर ये बात आ जाती कि मेरे बाद प्रियंका वहाँ चुनाव लड़ेंगी, तो एक अलग स्थिति होती। अब चैलेंज बहुत बड़ा है इनके सामने कि ये इस अपनी परंपरागत सीट पर कैसे अच्छे से लड़ें। और ख़ास तौर पे तब जब वहाँ मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी के एमएलए थे वो भी बीजेपी के साथ चले गए। उन्होंने ना सिर्फ वोट दिया बल्कि वो तो बीजेपी के साथ जाने ही वाले हैं। और मेरी जानकारी के हिसाब से वहाँ समाजवादी पार्टी के अभी 3 और एमएलए हैं, वो मेरी जानकारी के हिसाब से वो भी सिंपथाइज़र हैं सब मनोज पांडे के, यानी कि वो जाने के पहले उन्होंने अपनी बात कर रखी है। तो एक सीट बीजेपी के पास है, 4 सीट सपा के पास थी रायबरेली में विधानसभा की। तो जब आपके पास ज़्यादातर जो लोग हैं, जो कांग्रेस के पुराने लोग हैं, कई तमाम लोग तो बीजेपी ज्वाइन भी कर लिए, अभी इनके जो ब्लॉक प्रमुख वगैरह थे और दूसरे लोग थे, तो बीजेपी लगातार अपने को ताकतवर बना रही है और कांग्रेस ठहरी हुई है या नीचे जा रही है। तो अब इस चैलेंज को कैसे फेस करेंगे? दूसरा, जो परंपरागत तरीके से दोनों संसदीय क्षेत्रों को जो लोग कांग्रेस के मैनेजर के तौर पे या प्रियंका सोनिया के, राहुल के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वहाँ देखते थे, उन लोगों को साइडलाइन कर दिया गया है। नए लोग आए हैं, अब नए लोगों को पता ही नहीं है कि किस इलाके का वोट किसके पास है, कोई नाराज़ है तो किसके कहने पे मान जाएगा, ये सारे फार्मूले उनके पास नहीं हैं। तो बहुत बड़ी चुनौती है। अगर चुनाव लड़ना है तो मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी घोषित करेंगे तो शायद इनको लाभ होगा, और जितना देर करेंगे उतना इनको नुकसान हो। अचानक आके चुनाव आप पलट दें, ये वो ज़माना नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का ज़माना है जिसमें कारपेट बॉम्बिंग की तरह है और मल्टी लेयर फंक्शन इनका चलता है। तो उसका मुकाबला करने के लिए समय इनके पास बिल्कुल नहीं है। ठीक है सर, जिस तरह से देखा गया कि पिछले चुनाव में राहुल गांधी चुनाव अमेठी से हार गए, स्मृति ईरानी नया चेहरा थी, उनको लोगों ने उन पर भरोसा जताया, लेकिन ऐसा नहीं है कि पिछले कुछ 5 साल में स्मृति ईरानी को लेकर नाराजगी हो और जो अमेठी के लोगों के जो ब्लड में कांग्रेस वाली स्थिति थी वो दोबारा हो जाए और राहुल गांधी खाली खड़े हो जाए, चुनाव जीत जाए। ऐसा कई बार बहुत सारे क्षेत्रों में देखा भी गया। देखिए, ऐसा तो हर जगह संभव है। चुनाव में जैसे हमारे देश में जिस तरह के चुनाव होते हैं उसमें ऐसे उलटफेर हुए हैं लेकिन कुछ चीज़ें बिल्कुल फ़र्क दिखती हैं इस बार। पहला तो ये कि भारतीय जनता पार्टी में जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, एक नए तरीके से चुनाव लड़ने की जो एक प्रक्रिया उन्होंने पिछले कुछ सालों में अपनाई है, उसके चलते स्मृति ईरानी भी अपने पूरे क्षेत्र में लगातार दौरे करती रहती हैं, लोगों के घर में जाके मिलती रहती हैं, महिलाओं से और तमाम सारे वोटर से एक संवाद स्थापित करती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने वो कनेक्ट इस्टेब्लिश किया है जो कि राहुल गांधी अपने समय पर करने की कोशिश ज़रूर करते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, और उन्हें जो परिवार के प्रति समर्थन था उसका फ़ायदा मिलता था। स्मृति ईरानी बिल्कुल साफ़ है कि वो उत्तर प्रदेश से भी नहीं बिलोंग करती हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अमेठी पे काम किया है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर और तमाम सारी योजनाएं वहाँ पे लाई हैं, वहाँ पे महिलाओं के लिए तमाम सारे काम किए हैं, तो अपने लिए एक जगह तो उन्होंने बनाई है। ये हम मान सकते हैं कि उनका एक इमोशनल कनेक्ट उस तरह से परिवारों के अंदर नहीं है, परिवार की बुज़ुर्ग महिलाओं पे, बुज़ुर्गों में उस तरह से नहीं है जैसे कि कांग्रेस के प्रति वहाँ के लोगों का हुआ करता था। लेकिन ये कहना कि अगर राहुल गांधी अपना कैंडिडेचर वहाँ से अनाउंस करते हैं तो रातों रात वो सारे सेंटिमेंट्स फिर उनके पक्ष में चले जाएंगे, ये मुझे मुश्किल लगता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ज़रूर जिस तरह से उनके चुनाव लड़ने का तरीका है इस एस्पेक्ट को भी कंसिडर कर रखा होगा, जिसके लिए उन्होंने तैयारी कर रखी होगी। और तमाम सारे अभी चुनाव के ऐसे तौर तरीके बाकी हैं जो अभी भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे एक्सरसाइज कर सकती है अगर वहाँ पे राहुल गांधी पहुँचें। तो इसलिए स्मृति ईरानी ने अब जैसे वहाँ पे अपने घर की भी घोषणा कर दी, गृह प्रवेश भी कर दिया और तमाम तरह के मैसेज देने की कोशिश की है कि अब वो यहीं की होके रहेंगी। तो इससे लोगों को ये तो लगता है कि राहुल गांधी कभी यहाँ रहेंगे नहीं, लेकिन स्मृति ईरानी ने तो घर भी बना लिया। तो ऐसा हो सकता है कि राहुल यहाँ से चुनाव लड़ने की कोशिश करें या घोषणा करें तो कुछ उनके प्रति एक सपोर्ट और समर्थन की भावना कुछ लोगों में हो।
लेकिन अधिकतर लोगों को ये भी पता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने वहाँ के लिए और पूरे क्षेत्र के लिए जिस तरह से काम में सपोर्ट किया है, वैसा किसी और यानी कि कांग्रेस के सीट जीतने पर उनको नहीं मिलेगा। तो ये जो प्योरली एक लाभ की वजह से किसी को सपोर्ट देने की एक नई परंपरा शुरू हुई है पूरे देश में, इस वजह से भी शायद राहुल गांधी को अब अचानक से समर्थन मिलना मुझे तो मुश्किल दिखता है। अच्छा, रणनीतिक तौर पर कांग्रेस के दो बड़े नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े, अगल बगल की सीट से चुनाव लड़े, कोई अमेठी से कोई रायबरेली से। कांग्रेस की इस रणनीति को आप किस तरह से देखते हैं, अगर इस तरह से रणनीतिक तौर पर चुनाव लड़ते तो? देखिए, कांग्रेस की कोई रणनीति साफ नहीं है। न्याय यात्रा इनकी यूपी आनी थी, 3 बार उसका रास्ता बदला और मीडिया को एकदम 11th आवर में जानकारी दी गई कि राहुल जी अब यहाँ आ रहे हैं, इस तरह से यात्रा का रूट होगा, तो छिपा के यात्रा कराई जा रही थी। हम लोग खुद भी कोशिश कर रहे थे जानने की किधर से यात्रा जाएगी, कहाँ रात्रि विश्राम होगा, कहाँ जनसभा होगी। वो सब भी इवन की जो कांग्रेस कमेटी के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको शायद उनको ही नहीं पता था, तो वो मीडिया को कैसे बताते। तो ये एक संकट हो गया। दूसरा, आपका कोई कार्यालय अभी नहीं फंक्शनल है वहाँ अमेठी में, जो हमेशा इसके पहले के दौर में ऐसा होता रहा है कि परिवार भले ही वहाँ से चुनाव लड़े न लड़े, लेकिन कोई न कोई रिप्रेजेंटेटिव इनका वहाँ रहता था। अमेठी में वो स्थिति नहीं है। एक नए तरीके की कांग्रेस है जिसका पब्लिक से जुड़ाव बहुत कम हो रहा है। बातें बहुत अच्छी हैं, अटैक बहुत ज़बरदस्त है मोदी जी पर, लेकिन जो संगठन की संरचना है और जो लोगों से संवाद है वो बहुत कमज़ोर है। तो ये एक बड़ा कारण है कि जो इनको दिक्कत होगी। माफ़ करिए। दूसरा, जो आप कह रहे हैं बगल बगल की सीट, चर्चा तो ये भी है कि प्रियंका जी एक सीट रायबरेली लड़ेंगी, एक दक्षिण भारत लड़ेंगी, मेडक की आंध्र प्रदेश में। राहुल जी के साथ यही सेम चर्चा है कि एक अमेठी लड़ेंगे, एक वायनाड या कोई और सीट हो सकती है। तो चर्चाएं हैं ये, लेकिन वास्तव में क्या होना है ये किसी को पता नहीं है, सिवाय इनके कि उनके जो टीम के लोग हैं उनको। लेकिन अगर आप अपनी एक्टिविटी नहीं शुरू करेंगे तो एग्ज़ाम के ठीक पहले आप कौन से 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक नंबर के, और आप अगर रट के जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। आपको तो पुराने ज़माने का डिस्क्रिप्शन है कि 5-10 क्वेश्चन रटा आपने, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए, तो ऑब्जेक्टिविटी कांग्रेस में भी दिखनी चाहिए, उनके ऑर्गेनाइजेशन में भी दिखनी चाहिए। और आप अचानक आके चुनाव जीत जाएं, ऐसा वो दौर नहीं है। क्यों? बीजेपी 24/7 ग्राउंड पे काम कर रही है। जैसा सर ने कहा कि वहाँ पे स्मृति ने अपना घर बना के एक मैसेज भी दिया है। दूसरी बात यह है कि पुराने ज़माने में आज से 20 साल पहले की जो राजनीति होती थी उसमें सोसाइटी की अलग अलग लेयर थी। ओबीसी क्लास किस तरह से वोट करेगा वो आप अंदाज़ा लगा सकते थे। जो शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं 66, वो किस तरह से वोट करेंगी उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो आपके साथ रहेंगी कि आपके साथ नहीं। आजकल की राजनीति ये है कि ओबीसी की 79 जातियों में सभी जातियां अलग अलग तरीके से सोचती हैं। वो कोई ग्रुप नहीं रहा, मतलब कागज़ में ग्रुप है, सोसाइटी में और वोटिंग में और राजनीति में वो ग्रुप नहीं रहा। हम बात जरूर उसकी, लेकिन वहाँ कास्ट की बात होती है। जैसे आप राजभर कास्ट की बात करेंगे, निषाद की बात करेंगे, यादव की बात करेंगे, कुर्मी की बात करेंगे, प्रजापति की बात करेंगे, यानी हर बिरादरी की आपको अलग अलग बात करनी पड़ती है। आप ओबीसी वर्ग वाली बात नहीं है ना। दूसरा, ठीक ऐसे ही अब जो शेड्यूल कास्ट ग्रुप है जिसको दलित वर्ग कहते हैं बोलचाल की भाषा में, तो शेड्यूल कास्ट में भी जितनी 66 जातियाँ हैं, हर जाति अपने एजेंडे पर अपने तरीके से सोचती है और अपनी पसंद के हिसाब से वो वोट देना चाहती है या उसके लोकल लीडर हैं। तो ये जो पैटर्न राजनीति का नया आया है, शायद ये अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बीजेपी इसको समझती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने किसके साथ तालमेल किया है? बीजेपी ने तालमेल किया है कुर्मियों की पार्टी अपना दल सोनेलाल, उसने तालमेल किया है निषाद पार्टी यानी जो निषाद समुदाय की पार्टी है, उसने तालमेल किया है राजभर से जो राजभर की पार्टी है, प्योरली राजभर की पार्टी। जाटों की पार्टी आरएलडी से तालमेल किया है, यानी कि जो बड़े चंक हैं ओबीसी के उनको अपने साथ लिया। अब अति पिछड़े अति दलित किससे जुड़ेंगे? वो सीधे नरेंद्र मोदी से जुड़ते हैं। जितना नरेंद्र मोदी पे ओबीसी होने का अटैक किया जाता है उतने ही उनके वोट बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? उनकी कम्युनिटी को लगता है कि ओबीसी हैं इसलिए वो हमारे लिए कर रहे हैं। कर कैसे रहे? प्रधानमंत्री आवास है, उज्ज्वला योजना है, किसानों का सम्मान निधि है, सहित तमाम योजनाएं हैं जो लाभार्थी समूह है। कांग्रेस को भी लाभार्थी समूह का लाभ मिला है। 2009 के चुनाव में वो लाभार्थियों की वजह से ही जीती थी, दोबारा सत्ता में आई थी। मोदी जी उसको बराबर यूज़, तीसरी बार भी यूज़ करना चाहते हैं, लाभार्थी समूह उनके साथ रहे। तो ये जो राजनीतिक जो सिचुएशन है,
इसमें आज की जो कांग्रेस की रणनीति है वो फिट नहीं बैठती नजर आ रही है। तो ये आप जो मोदी का के विरोध का वोट है, आप उसको 2019 के हिसाब से देखें, 90% वोट उत्तर प्रदेश का दो पार्टियों में था। वो था एक सपा बसपा आरएलडी गठबंधन, दूसरा बीजेपी गठबंधन। बीजेपी गठबंधन के पास 51% वोट था, सपा बसपा आरएलडी गठबंधन के पास 38% ही वोट आया, बाकी 6.5% वोट कांग्रेस के पास आया था। तो जो इस तरीके का जब वोटिंग पैटर्न है कि 90% वोट दो गठबंधनों को या दो पार्टियों को मिल रहे हैं, तो जाहिर है कि चुनाव की तस्वीर समझ में आती है कि एक व्यक्ति जो समाज कैसे बटा हुआ है, समाज का जो गठबंधन वो कैसे है। समाज का गठबंधन है मोदी के समर्थन में या मोदी के खिलाफ। पार्टियों का कोई मतलब ही नहीं रह गया इसमें। जो पार्टी बीजेपी के टक्कर में होगी, पब्लिक उसके साथ चली जाएगी। तो जो गठबंधन था 19 का, वो टक्कर में दिखाई दिया। इस बार समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में 80% वोट दोनों पार्टियों को मिले, सपा और बीजेपी को। बीजेपी को 44% वोट मिलता है और सपा को 37% वोट मिलता है। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के हिसाब से आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। अगर आप स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे तो आप 4-5% से नीचे आ जाएंगे और चुनाव हार जाएंगे। ठीक है। जो कांग्रेस का गढ़ था, जिस पर कांग्रेस लगातार इस बात का दावा कर रही थी कि अमेठी और रायबरेली ये ऐसी सीट है जिस पर चुनाव हारा नहीं जा सकता, लेकिन उस गढ़ में बहुत सारी चीज़ें हैं। उनका जो किला था वो दरक गया। समाजवादी पार्टी चूंकि उनके साथ गठबंधन में है, उसी इलाके के सारे समाजवादी पार्टी के नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। अब सपा भी जो समर्थन कांग्रेस को इन 2 सीटों पर दे सकती थी, शायद वो भी देने की स्थिति में नहीं है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। और जैसा अभी पिछले राज्यसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के तमाम सारे नेता और विधायक धीरे धीरे करके अपनी ही पार्टी से दूर हो रहे हैं, तो उसके पीछे केवल एक ही कारण नहीं है, तमाम सारे कारण होंगे, जिसमें कि उनके पार्टी के अंदर जो एक कम्युनिकेशन नहीं था अखिलेश यादव के साथ, वो एक कारण हो सकता है। लेकिन दूसरा कारण ये भी है कि वो जिस जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, उस जाति का भी समाजवादी पार्टी के साथ कुछ असंतोष बढ़ा है। तमाम सारे कारण सामने आ रहे हैं, भले ही वो राम मंदिर को लेके हों, चाहे वो बाकी अन्य जातियों को जो ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है उस पर उनकी नाराज़गी हो, और भी तमाम सारे व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं। लेकिन सच तो ये है कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से उस पूरे क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए हुए थी, वो तो कमज़ोर होगी ना। अगर ये सारे ही बड़े विधायक जिनका अपनी अपनी जातियों में नाम है, ये भाजपा की ओर चले जाते हैं, तो अंततः वहाँ पे कांग्रेस को किसका सपोर्ट मिलेगा? समाजवादी पार्टी के नाम पे जो विधायक थे वो तो अब पार्टी के साथ रहे ही नहीं। तो ये जो एक समर्थन समाजवादी पार्टी हमेशा से देती आई है, गठबंधन हो या ना हो, तो मुझे लगता है वो अब धीरे धीरे कमज़ोर होगा और इससे कांग्रेस को नुकसान ही होना है। हाँ, कांग्रेस अपने जो भी वहाँ पे परिवार के कैंडिडेट खड़े होते हैं, उनकी पर्सनल अपील पर और उनकी इमोशनल अपील पर चुनाव लड़े तो ठीक है, लेकिन समाजवादी पार्टी से किसी भी तरह के समर्थन के आधार पर, उसके दम पर अगर वो चुनाव लड़ के जीतना चाहते हैं, तो ये मुझे थोड़ी वैसी स्ट्रेटजी लगती है जिस पे बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता। राजनीतिक समीकरण कम से कम और जो परिस्थिति है वो इस बात का संकेत दे रही कि अगर प्रियंका और राहुल गांधी दोनों अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ते तो इसका बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि अभी कम से कम अमेठी और रायबरेली को जनता को ये पता ही नहीं है कि कांग्रेस का कौन सा उम्मीदवार उनके क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा, और दूसरी तरफ भाजपा का एक बड़ा प्रबंधन है। तो ऐसे में काफ़ी मुश्किलें कम से कम कांग्रेस को आने वाली है अगर प्रियंका और राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ते हैं तो। लखनऊ से जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।